गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 10th सोशल साइंस का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सवाल जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो शायद हो सकता है कि बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़े। तो बच्चों, पछताइएगा मत, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता रहता है, उत्साह जो है वो पढ़ाने का वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज जो था वह किसे कहा जाता था। ऑप्शन है ए तुर्की को, बी इटली को, सी इंग्लैंड को, डी फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 के एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी जो है वो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए मेजनी ने, बी भरभर जी ने, सी गैरीबाल्डी ने, डी बिस्मार्क ने। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए 8 जनवरी को, बी 8 मार्च को, सी 8 मई को, डी 8 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। जो श्रमिक दिवस होता है लेबर डे कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ऑप्शन है ए ट्रॉट्स्की ने, बी स्टालिन ने, सी लेनिन ने, डी करेंस्की ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन जो है वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है ए 1964 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1991 में। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। तो अंकोर वाट में जो है वो भगवान विष्णु हिंदू देवता का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में है। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे ये भी आता है इससे कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किसने बनवाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह सूर्यवर्मन ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कौन बनवाए थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपको जरूर ही ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी जो थे उनको महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी एनी बेसेंट ने, सी गोपाल श्री कृष्ण गोखले ने, डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1930 को, बी 26 जनवरी 1931 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आपको बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से याद करना है और ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका कि हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना जो है वह कहाँ है। तो ऑप्शन है आपका ए महानदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी चंबल नदी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी नदी पर। हीराकुंड परियोजना कहाँ है। तो महानदी नदी पर है, ये आपको याद रखना है, महानदी पर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है बहुत ही अच्छा है, ये सवाल भी प्यारे बच्चों 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो किस नगर में हुआ था। ऑप्शन है ए अमृतसर में, बी पटना में, सी लाहौर में, डी इलाहाबाद में। तो ये आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वह पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ऑप्शन है आपका ए अमेरिका को, बी चीन को, सी जापान को, डी रूस को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो है चीन देश को करती थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन है आपका ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, डी इंग्लैंड। तो जो रूसो था ना वो किस देश का दार्शनिक था। तो फ्रांस का था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि रूस से भी आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रूस से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में दुनिया का सबसे पहला साम्यवादी देश कौन था। दुनिया का सबसे पहला साम्यवादी देश जो है वो कौन सा था। तो रूस था, ये आपको याद रखना है। या आपसे पूछा जाएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। तो रूस में किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रूस में राजा को क्या बोलते थे। रूस में राजा को क्या बोलते थे। तो रूस में राजा को जार बोलते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको इससे आ जाएगा रूस का विघटन
यानी कि रूस जो है वो कब टूटा था, रूस का विघटन कब हुआ था, रूस में कई सारे देश थे तो वो कब टूटे थे, वो कब अलग हो गए थे। तो रूस का विघटन जो है वह 1991 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ही देखिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में जो है वह कौन नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी कोयला, सी जल, डी लौह अयस्क। तो नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय क्या है, जो कभी खत्म ना हो वह नवीकरणीय है, और जो खत्म हो जाए जिसको हम दोबारा बना नहीं पाएंगे वह क्या है, अनवीकरणीय है। जो खत्म हो जाए जिसको हम दोबारा बना नहीं पाएंगे कभी, वह अनवीकरणीय है, और जो कभी खत्म होने वाला नहीं है वो क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन है। ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित, तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल जमीन से एक दिन निकालते जाएंगे और यह एक दिन खत्म हो जाएगा। कोयला क्या है, कोयला भी अनवीकरणीय है, जमीन से निकालते जाएंगे और यह भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हम लोग दोबारा बना नहीं पाएंगे। जल भी क्या है, यह भी अनवीकरणीय है, क्योंकि जल को भी हम लोग जमीन से निकालते जाएंगे और एक दिन यह नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क वह क्या है, लौह अयस्क जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको याद रखना है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो लौह अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वह गुजरात में स्थित है, यह आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है स्थित, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहाँ है। ऑप्शन है आपका ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे नहीं है तो। चलिए अब हमारा अगला सवाल है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए स्टॉकहोम में, बी मास्को में, सी पेरिस में, डी न्यूयॉर्क में। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो था वह स्टॉकहोम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह कब हुआ था, पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है यह कब हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों क्वेश्चन जो है वह इस सम्मेलन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था। तो कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है यह 2009 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो यह डेनमार्क के कोपेनहेगन नगर में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था 192 देशों के लगभग 15,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कौन से सम्मेलन में, कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, ये आपको याद रखना है। और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15वां सम्मेलन था। और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कौन सा सम्मेलन था, 15वां सम्मेलन था। पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में कि कोपेनहेगन सम्मेलन जो था वह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कौन सा सम्मेलन था, तो 15वां सम्मेलन था, ये आपको याद रख लेना है।
अगला क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ग्रीन हाउस सम्मेलन जो है वह कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी कि कनाडा दे देगा या मॉन्ट्रियल दे देगा, ये आपको याद रख लेना है। कनाडा देगा नहीं तो मॉन्ट्रियल देगा। और ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये आपको याद रखना है। रियो डी जेनेरो में, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है। ऑप्शन है ए ओडिशा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह है आपका झारखंड, ये आपको याद रख लेना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और झारखंड कहाँ पे पड़ता है, तो अपने देश भारत में पड़ता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कहाँ है। भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो है वह कहाँ है। ऑप्शन है आपका ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। तो भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है, ये आपको याद रख लेना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है वह पश्चिम बंगाल में ही होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपका ए 1923, बी 1923, सी 1933, डी 1935। तो ये आपको याद रखना है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण जो था वह 1930 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति जो थी वह कब शुरू हुई थी, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, तो 1966 में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है, ये क्वेश्चन भी 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है। ऑप्शन है ए जूट, बी कपास, सी रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल जो है वह कपास है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कपास को क्या बोला जाता है, तो कपास को उजला सोना बोला जाता है। और जूट को क्या बोला जाता है, जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास को क्या बोला जाता है, तो कपास को उजला सोना बोला जाता है। जूट को क्या बोला जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है वह कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा कपास की खेती जो है वह कहाँ पे की जाती है, तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती महाराष्ट्र में की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो यह आपको याद रखना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो है वह भागलपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों कि उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आपका बरौनी में, बी बांका में, सी भगवानपुर में, डी बगहा में। तो उर्वरक कारखाना जो है वह कहाँ अवस्थित है। तो उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज जो है वह किसने उठाई थी। मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आता है क्वेश्चन ये कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए जातिवाद, बी सांप्रदायिकवाद, सी धर्मनिरपेक्ष, डी आदर्शवादी। तो आपको ये याद रखना है कि जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कब बना था। ऑप्शन है आपका ए 1960 में, बी 1972 में, सी 1982 में, डी 1990 में। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वह 1990 में बना था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है बोर्ड एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा मत, ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में संविधान सभा का गठन जो है वह 1946 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन इससे और आता है कि संविधान किसने लिखा है। संविधान किसने लिखा है। तो संविधान जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है ए 2 जून 2014 को, बी 2 जून 2015 को, सी 2 जून 2016 को, डी 2 जून 2017 को। तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन जो है वह 2 जून 2014 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन है आपका ए गुजरात से, बी झारखंड से, सी उत्तराखंड से, डी राजस्थान से। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण जो है वह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए राजनीतिक दल को, बी सामाजिक दल को, सी धार्मिक दल को, डी नागरिक संगठन को। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन है इसमें
जो जितने भी क्वेश्चन है वे सारे जो है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह एक राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन है आपका ए जनता दल, यू, बी डीएमके, सी भारतीय जनता पार्टी, डी लोक जनशक्ति पार्टी। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। एक राष्ट्रीय दल कौन है, तो बीजेपी है। ये आपको याद रखना है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। भारत में जो है लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ऑप्शन है आपका ए जातिवाद, बी आतंकवाद, सी परिवारवाद, डी इनमें से सभी। तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो जातिवाद है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसने कहा कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन है आपका ए अरस्तु ने, बी रूसो ने, सी अब्राहम लिंकन ने, डी ग्रीक ने। तो ये आपको याद रखना है कि यह अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो ये आपको याद रखना है कि लोकतांत्रिक सुधार का सूचक जो है वह है आपका पंचायती राज। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन थे, प्रधानमंत्री थे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो अभी के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए योजना आयोग से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नीति आयोग नाम कब बदला गया था, तो ये आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1915 को किया गया था। नीति आयोग योजना आयोग का नाम कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि योजना आयोग में कितने सदस्य या कितने लोग काम करते हैं। तो योजना आयोग में 8 आदमी जो है वो मेन में आते हैं काम करने के लिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग में सदस्य या मुख्य सदस्य की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 8 होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको इससे ये भी आता है कि योजना आयोग और नीति आयोग जो होते हैं, यही योजना आयोग और नीति आयोग, उसके अध्यक्ष जो है वह कौन होते हैं,
तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी के भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के दे देगा कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 की एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सारे सवाल जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह शिवहर जिला का है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो है वह पटना जिला का है, ये आपको याद रखना है। 4 गो क्वेश्चन इससे बनता है, पूछ देगा आपसे। एक जिला से आता है और एक राज्य से आता है। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे अधिक है, तो राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वह है गोवा, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। अपना बिहार जो है वह सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जिला में पूछ देगा तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वह शिवहर है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वह पटना है, ये आपको याद रखना है। चारों क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपका ए ट्रेस्कॉट, बी मार्शल, सी क्राउथर, डी इनमें से कोई नहीं, तो यह क्राउथर का है, ये आपको याद रखना है। यह कथन किसका है, तो यह कथन क्राउथर का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टका है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और हाँ, जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा येन है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की मुद्रा कौन सी है, तो भारत की मुद्रा जो है वह रुपया है, ये आपको याद रखना है। नेपाल की मुद्रा कौन सी है, तो नेपाल की मुद्रा जो है वह रुपया है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है, तो रुपया ही है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की मुद्रा कौन सी है, तो डॉलर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वह कब हुआ, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है और आखिरी सवाल है। ये सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सवाल है आपका कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। आपका ऑप्शन है ए 15, बी 19, सी 21, डी 25।
इस सवाल का जवाब जो है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपका जवाब कब देखेंगे कि कितने लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप सारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो है वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन सब जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ही टकराएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। और अब हम फिर आपको अगले वीडियो में इसी का सवाल जो है वो अगले वीडियो में अब हम आपको बताएंगे इससे आगे का सवाल। तो आप अगर नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर यूं ही पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।